So let us start the class. What we have learned in the morning, in the previous class we have learned that what is the basis of a vector space, and in that sequence first we have seen the definition of a basis. Any subset of B will be called a basis for the given vector space if the first criteria B for this basis should be what? The set which will be called basis should be linearly independent, and the second characteristic of that set should be that it generates whole V. If any subset of V satisfy these two criteria, then we will call that subset as a basis of our vector space V. After seeing the definition, we have seen some examples. In that sequence, we have seen R3 over R example. Yes, R3 over R. After that, we have seen P over R, find its basis, and then we have seen Pn over R and also find its basis. And then I gave you two homeworks. First one is what? In Fn over F with usual addition and usual multiplication, this set E will be a basis for this Fn over F, where E1, E2, En are defined here, and F will be either R or C. Have you proved that example? Yes, ma'am. आ गया था वो बेसिस? Yes, ma'am. Basis. सबका प्रूफ हो गया था? और बाकी लोग? और लोगों ने नहीं ट्राई किया क्या? दीपाली, श्रुति, have you tried that? अभिक, गौरव, रोशन, पूर्वा, किशन, किसी ने भी नहीं किया? अच्छा, क्यों नहीं किया ये बता सकते हैं आप लोग? Am I audible? Yes, ma'am. क्यों आप लोगों ने एक्सरसाइज क्यों नहीं ट्राई किया? कौन सा असाइनमेंट कर रहे थे? अभी तो असाइनमेंट आप लोगों का एक ही अपलोड हुआ है. क्या असाइनमेंट जो ये असाइनमेंट 1 आप लोगों का इनिशिएट हुआ है वो, या और कोई असाइनमेंट मिला हुआ है? मैम 3 असाइनमेंट मिला हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का एक मिला हुआ है. 3 असाइनमेंट ओपन हुआ है तो वो आपके एग्जाम का पार्ट है. वो पूरे 3-4 दिन के लिए ओपन हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सुबह से शाम तक के पूरे टाइम 12-13 घंटे में कोई टाइम ही नहीं मिला. सभी लोग असाइनमेंट दे रहे थे. मैम मैंने अभी नहीं दिया, मैं अभी क्लास करने के बाद थोड़ा रिवाइज करूंगा, उसके बाद असाइनमेंट करूंगा. और बाकी लोगों का क्या एक्सक्यूज है?
बताइए सभी लोग अपने अपने रीजन दीजिए, क्यों नहीं किया? हम्म। कोई बताएगा या ऐसे ही आप लोग भी बैठे रहे, हम भी बैठे रहे? क्या नहीं समझ आ रहा था, कहाँ से स्टार्ट करें, जरा ये भी हम जान जाए। नहीं, असाइनमेंट ना करने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, दूसरा आप इंटरेस्ट ले ना रहे हो। इन दोनों में से कौन सा रीजन सही है आप लोगों के लिए? अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर करना ही क्यों था? पढ़ाई से तो आप लोग हमेशा ही भागते रहते हैं। हम फिर से आज बता रहे हैं, मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग कि आप लोग आएंगे, हम कहानी सुनाएंगे, आप लोग 1 घंटे सुनेंगे और चले जाएंगे और सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जब तक आप अपने कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे कॉपी पे, कुछ नहीं समझ आने वाला। अंकन पॉल, कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही? जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई तुमको भी। हमको नहीं हो गया। अरे हम दूसरा तरह से मेल लिख दिए थे, हो गया मेरा। ओह सही है। देखा नहीं था तुमने भेजे थे? साहिल कुमार, हम्म, साहिल कुमार, अगर आप लोगों का ऐसा ही रहा ना तो इस बार हम पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं, हम बता दे रहे हैं। अगर केवल क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप वही क्वेश्चंस कर पाएंगे जो हम बताएंगे। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग कोई भी दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो पूरे 400-500 बच्चों की क्लास है, इसमें से केवल एक लोग होमवर्क करके आए हैं। फिर आप लोग क्लास कर क्यों रहे हो? हम 30 सेकेंड रौनक कुमार, आप लोग शांत रहिए। आप लोगों को
आए कुछ ना आए मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हम आएंगे चुपचाप पढ़ाएंगे चले जाएंगे, किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं, और अब से आप लोगों की माइक माइक भी म्यूट रहेगी। ना तो कोई कुछ पूछ पाएगा, ना ही हम कुछ बताएंगे, जो हमें मन करेगा हम पढ़ा के चले जाएंगे। आप लोगों को तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है, क्या ही फर्क पड़ेगा। बढ़िया है, दे लीजिए एमसीक्यू, पास हो जाइए। उस सर्टिफिकेट को जहाँ लगाएंगे ना वो भी पूछेगा बेटा ये पढ़ा था। जब मन होगा ट्राई कर लीजिएगा, हम नहीं करने वाले अभी एक्सरसाइज। After learning this basis of vector space, we need to learn some basic concepts or theoretical concept related to this basis. That if V over F is any vector space and capital V is the collection of U1, U2, UN, be any subset of V, then the following things are equivalent. Which one is what? The B is a basis for V over F, and second thing says that every vector V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in V. This is the last chance कि हम आप लोगों की बातें कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग कुछ भी करो, हम कुछ नहीं अब सुनने वाले, अगर इस बार इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो। और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब हम पूछने वाले हैं, फिर आप लोग करते रहिएगा, अपनी एक्सक्यूज देते रहिएगा। Let V over F be any vector space and B is any subset of V, then the following statements are equivalent. First thing will be what? B is a basis of V, and second thing is what? Every vector V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in V. Every V belonging to V can be uniquely expressed
as a linear combination of vectors in V. कितने अच्छे मूड से हम पढ़ाने आए थे, पूरा मूड आप लोगों ने मेरा स्पॉइल कर दिया, पता है आप लोगों को? बी बेसिस है तो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा मैम, और इसी से जनरेट होंगे सेट। Right. So let us assume that let B be the basis of V, and for some V in V, there are two representations in this with respect to these vectors of V. Let B be the basis of V, and for some V in V, there exist two. Assume that a vector V has two representations in set B. Then what will happen? This V can be represented by two representation in the set V, which means what? There exist M or N ले ले, M, N in the set of natural number such that, sorry, vectors V1, V2, V3, Vm and Vm plus 1, Vn in B scalars alpha 1, alpha 2, alpha m, beta 1, beta 2, beta n in F such that V is equal to summation I is equal to 1 to n, 1 to m, alpha I Vi, first representation, and this V is also equal to summation I is equal to 1 to n beta I Vi. Why? Because we have assumed that this vector V has two representations. So for these two representations, there will exist vectors because this V is a basis. So every V in this set V can be represented by the linear combination of elements of S. Now since left side of both equations are same, so from 1 and 2 what we will have?
from 1 and 2 we have what we will have summation I is equal to 1 to m alpha I vi is equal to summation I is equal to 1 to n beta I vi. Will this be? Yes, ma'am. Just one minute. Okay. So this will give us what here. For the sake of definiteness, I have assumed that this m is strictly less than n. So that's why we have written v1 to vm and then vm plus 1 to vn. So whenever we will add this, these two are all the members of this B. Whenever we will collect the elements, what will happen? This sum of these two vectors, how it will be written? Alpha I vi minus summation I is equal to 1 to n beta I vi. What will be sum of these two summations? bi कॉमन हो जाएगा, बाकी सब एक समेशन हमारा m तक है, दूसरा समेशन हमारा n तक है, तो फिर दोनों तो कॉमन पूरे तो नहीं हो पाएंगे ना। और हमने यहाँ पे ये भी लिया है कि m जो है वो n से छोटा है। अब फिर से सोच के हमें बताइए कि ये समेशन कैसे लिखे हम। दिस विल गिव अस m अगर छोटा है n बड़ा है तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to m अल्फा I vi माइनस समेशन I is equal to 1 to m beta I vi plus summation I is equal to m plus 1 to n beta I vi लिख सकते हैं क्या? इस सम को I is equal to 1 से n तक जो था उसे हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। अब फर्स्ट वाले समेशन की सेकंड वाले समेशन के इंडेक्सेस सेम है। कैन आई ऐड बोथ ऑफ दिस? This will give us what? Summation I is equal to 1 to m alpha I minus beta I into vi minus summation I is equal to m plus 1 to n beta I vi and this is equal to 0 vector, right? So अब हमें ये बताइए ये v1 v2 vn मेंबर्स किसके हैं? v1 v2 vn हम लोग b के मेंबर लेके चले थे ना, और b हमारा बेसिस है, बेसिस है इसलिए b हमारा li है। अगर li है और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है तो फिर हमें क्या मिलेगा? कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट आल्सो भी 0। सारे के सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। दिस विल इम्प्लाई एज व्हाट? अल्फा I is equal to beta I for I lying between 1 to m and beta I is equal to 0 for I lying between m plus 1 to n. Why? Because B is basis, hence Li. है ना? Yes. So हम अब फिर से यहाँ पे आते हैं। अपने जो हमने माना था कि V के लिए दो रिप्रेजेंटेशन था,
उसमें हमें क्या मिला कि अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई है 1 से m तक, और m प्लस 1 से n तक बीटा आई 0 है. So in conclusion, from 1 and 2, what we are obtaining? This implies V has a unique representation, है ना? Because Yes. this will imply B has a unique representation. क्यों हमने कहा यूनिक रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि हम जो दो लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे, अल्टीमेटली वो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन सेम है. नॉट फॉर दिस वन बट फ्रॉम द राइट साइड. कि ये जो हमने एक्स्ट्रा वेक्टर्स लिए थे दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में, उन एक्स्ट्रा वेक्टर्स के कोफिशिएंट 0 है, और जो रिमेनिंग वेक्टर हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे अल्फा आई से. सी हियर, अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to m, और जो m प्लस 1 से n तक के वी आई थे, वेक्टर्स थे, उनके करेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 0 था. That's why I am saying that hence V has a unique representation, right? Now for the converse part, 2 implies 1. What we need to show? अगर हमें दिखाना है कि सारे वेक्टर्स के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो B एक बेसिस है. फाइन, हमें यही दिखाना है ना. 2 is our what? Every V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in B, and we have to conclude that B is a basis of V. क्या दिखाएं हम, बताइए. बेसिस दिखाने के लिए, किसी सेट को बेसिस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? LI होना चाहिए. हाँ, और LI एंड उसी से और बाकी चीजें जनरेट हो. Spanning set. right. So what we have given that for V belonging to V has unique representation, not let, because it is given that we will take 2 and then we will prove 1, na? So it is given that every vector V in V has a unique representation as a linear combination of elements of B, right? So यहाँ ये क्या कर रहा है, हर वेक्टर के लिए V में जो है, B में उसका एक रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर रहा है. दिस मीन्स व्हाट? V can be represented as summation I is equal to 1 to n alpha I vi for some n belonging to n. यही कह रहा है ना. And alpha I is belonging to f. यही कह रहा है ना, क्योंकि सबके लिए रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो सबसे पहले हमें ये क्या बता रहा है कि ये जो B है, इसका स्पैनिंग सेट, सॉरी, सी यहाँ पे हमने मेंबर V का लिया और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में B के एलिमेंट्स में दिखा रहा है.
So from here, can I say that V is contained in spanning set of B? Yes, ma'am. Right? However, we know that since spanning set of V will always be a subset of V, क्योंकि B हमारा V का सबसेट होता है, और स्पैनिंग सेट हम लोग जब स्पैनिंग सेट पढ़े थे तभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि स्पैन ऑफ S इज ऑलवेज कंटेन्ड इन V. रिमेम्बर? Yes, ma'am. यस मैम. सी कहाँ गया? This one. This one. The spanning set of S is the subspace of V. So by utilizing these two properties, can I say that V is equal to spanning set of V? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can Span say. of B is equal to V, and this will shows that B is a generating set for V. Yes, ma'am. Right? So अब हमें क्या दिखाना होगा? जनरेटिंग सेट हमने दिखा दिया. इस B को और बेसिस बनाने के लिए क्या बचा दिखाने के लिए? बेसिस कोई सेट कब होती है? Li. Li दिखाना बचा. So to prove to show that B is Li, we will take zero vector. ठीक? Let zero vector has a representation of the type alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha k vk. Okay, or we will show in different way. Let there exists some k in n v1 v2 vk in n b. In vk in b and alpha 1 alpha 2 alpha k in capital in f, such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha k vk is equal to 0, and this 0 will be a vector of our v. Zero vector of v. So this zero vector will have one more representation, 0 into v1 plus 0 into v2 plus 0 into vk. This will also be a zero vector, right? This let us 3 equation 3 and this let us 4. Now by utilizing this property that every vector of v has a unique representation, what I can conclude? From 3, 4 and statement 2, we have क्या आएगा? 0 भी तो हमारा एक वेक्टर v का है ना, और उसके लिए इस सेट में 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो क्या होगा?
And this will imply is B is Li. Hence, B is a basis. पूछने का कोई फायदा तो है नहीं आप लोगों को समझ आया कि नहीं, क्योंकि वो तो आप लोगों को समझना ही नहीं है। फिर भी मेरी तरफ से 1 मिनट लेके देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आप लोग जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं हमें वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए हम ही पढ़ लेंगे, मेरा रिवाइज हो जाएगा। मैम जो ये बेसिस कंफर्म करने वाला है, ये थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। कौन सा वाला तो ये सेकंड पार्ट बेसिस क्या है? चलिए सेकंड तो आपने मतलब ये क्लियर किया है कि मतलब एलआई प्रूफ किया है, बेसिस वाला थोड़ा एक बार इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दिखाया कि बी जनरेटिंग सेट था हमारा। बी जनरेटिंग सेट क्यों हुआ? क्योंकि हर एलिमेंट पी का जो था वो इस बी के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। एक ये हमें दिया हुआ है ना, फॉर एवरी वेक्टर वी इन बी हैज अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। यूनिक रिप्रेजेंटेशन है मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तो है ही ना, तब तो यूनिक होगा। तो उसकी वजह से हमने क्या कहा कि जब हम V एक मेंबर कैपिटल V का लेके जा रहे थे तो ये हमें स्पैनिंग सेट ऑफ B में मिल गया। सो हमें क्या मिला कि ये V is a subset of spanning set of B. However, we always know that for any set S of V, spanning set of S is contained in V, क्योंकि V हमारा स्पेस है, जितना है सब कुछ यही है, तो ये अपने हर सबसेट को तो रखेगा ही। So from here what we have from our previous knowledge we have written that since span of B is contained is already in V, so from these two statements what we have found that spanning set of B is equal to V. और तब यहाँ जब हमें स्पैनिंग सेट ऑफ B इज इक्वल टू V मिला, तब हमने कहा कि B जो है वो इस V के लिए जनरेटिंग सेट है। फाइन, जब जनरेटिंग सेट हमें मिल गया तो हमारे बेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो जनरेट करना चाहिए और एलाई होना चाहिए। फाइन, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने दिखा दी, तो अब हमें दिखाना बाकी था कि ये बी एलाई भी है, जो हमें गिवन सेट बी है वो एलाई भी है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने माना कि कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इस बी के एलिमेंट्स का जो जीरो वेक्टर दे रहा है, और जीरो वेक्टर के लिए ही एक और रिप्रेजेंटेशन ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या कहता है, यही कहता है ना, सी स्टेटमेंट 2 जब हमने माना 2 से 1 को दिखाना है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एवरी वी इन वी, इसमें जीरो वेक्टर एक्सक्लूड करके नहीं कहा गया। तो क्योंकि हर एक वी के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन था, तो इस जीरो वेक्टर के लिए भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही होगा। इसीलिए जब हमने 3, 4 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला कि सारे स्केलर्स जो हमने इक्वेशन 3 में लिए थे वो जीरो हैं। क्योंकि वो जीरो है तो ये हमें इम्प्लाई किया कि बी हमारा एलआई है। अब जनरेटिंग सेट तो ये पहले ही था, एलआई भी हो गया, इसलिए हमने अपनी डेफिनेशन से कंक्लूड किया कि बी हमारा बेसिस है। क्लियर? यस मैम। तो अब अगर हम आप लोगों को कोई सेट देंगे और हम पूछेंगे कि वो बेसिस है कि नहीं, तो आप लोग हमें बता देंगे?
करेंगे। Okay. After that, our next result says that let V over F is a vector space generated by a finite set S of V. Then some subset of S is a basis for V. In particular, V has a finite basis. This says what कि अगर V over F हमारा कोई सब वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइटली मेनी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, क्योंकि S फाइनाइट कहा ना, S फाइनाइट कहा है। इसको फाइनाइट कहने का क्या मतलब है कि इस S की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, राइट। सो दिस सेज व्हाट कि अगर ये किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है तो उसके पास हमेशा एक फाइनाइट बेसिस भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? एनी आइडिया? सी ये क्या कह रहा है? बोलिए मैम क्या कोई भी सबसेट जो हाँ बोलिए, एक एक लोग बोलिए। एक एक लोग बोलिए। मैम वो थ्योरम 4 एक बार दिखाना। मैम क्या कोई भी सेट बी जो मतलब वेक्टर वी का सबसेट है वो इसके लिए बेसिस होगा? कोई भी सेट क्यों बेसिस होगा? हर सेट तो बेसिस नहीं हो सकता ना। बेसिस होने के लिए हमारे पास ये दो बिकॉज मैम प्रॉपर्टीज है। इसमें कोई क्वांटिफाई नहीं की गई है। क्या नहीं किया गया है? इसमें कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मतलब आप लोग इससे क्या समझते हो इस स्टेटमेंट से? अपनी जो भी आप लोग समझते हो इस स्टेटमेंट से वो हमें पहले बताइए, फिर हम बताएंगे ना आगे। जो ये मतलब पहली कंडीशन दिया है, इसके बाद जो ये पॉइंट लिखे हैं इसके बराबर ही है। पहले कंडीशन इसके मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये इन 1 और 2 के बराबर है। जब हम इक्विवेलेंट है मतलब एग्जैक्ट सेम लिखे, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या जो नीचे वाले दोनों दी हैं ये वाले सेटिस्फाई हो तो मतलब बात वही रहेगी। अच्छा, जितना आपकी बात से हमें समझ आया है, आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ये दोनों कंडीशन जी सेटिस्फाई मैम। हुई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यही कहना चाहते हैं आप? जी मैम। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं फिर से। ये हमारा कंडीशन ट्रू है, फाइन। सो इसे हम अपनी एजम्पशन मान के चल सकते हैं कि कोई वेक्टर स्पेस दिया हो और कोई एक सबसेट दिया हो बी का। अगर ये दोनों चीज हमें दी हुई हैं उनके लिए ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि अगर 1 होल्ड हो रहा है तो 2 होल्ड होगा, और अगर 2 होल्ड हो रहा है तो 1 होल्ड होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जब हमने लिखा है तो हमने क्या लिखा है, 1 implies 2। इस वाले पोर्शन में हमने क्या किया, ये चीज तो हमें हमेशा माननी ही पड़ेगी ना। कोई अगर हम सेट ले रहे हैं तो वो सेट कहाँ से आएगा, किसी वेक्टर स्पेस से आएगा, है ना। तो इसीलिए हमने यस ये जी मैम।
हमने ये पोर्शन कहीं पे प्रूफ ही नहीं किया ना, ये तो हमने यूज किया है। सी अगर हम डायरेक्टली बोले B इज अ बेसिस ऑफ V, तो एक नॉर्मल सी क्वेरी होगी व्हाट इज V, V क्या है और B कहां से Yes, आया sir. और बेसिस क्या होता है। तो ये इन तीनों की एग्जिस्टेंस के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि V ओवर F कोई एक वेक्टर स्पेस है, B V का कोई सबसेट है। जब ये दोनों चीजें होल्ड हो रही हैं, इन दैट केस ये भी बेसिस होगा इस V का if and only if every member of V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in V, या अगर हर मेंबर उस B के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सके, तो ये B जो है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा रहा है वो हमारा बेसिस होगा। अब एक बार फिर से बताइए आप लोगों की क्वेरी क्या थी। यस मैम, नाउ क्लियर। ओके मैम एक और चीज, आप जो ये क्या मैम? उल्टा ई बनाती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ओके देयर एग्जिस्ट, ये मैथमेटिकल नोटेशन है कि हम देयर एग्जिस्ट इंग्लिश में ना लिख के हम ये नोटेशन में लिख सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम लोगों ने एक नोटेशन फिक्स किया है ना, n के साथ एक आगे स्ट्रेट लाइन। जब हम कहीं ऐसे लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर का सेट पूरा। तो हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे r जब हम लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, हम बस ऐसे लिख देते हैं, राइट। हम इसे बार बार लिखने नहीं चाहते कि ये रियल नंबर है। सो ये कुछ नोटेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में फिक्स किए गए हैं, और जब कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो इन सारे नोटेशन से अवेयर है। हालांकि ये हमने जब पहली बार यूज किया था उस टाइम बताया था, प्रोबेबली आपने क्लास मिस कर दी होगी या स्किप हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, और एक और नोटेशन हम यूज करते हैं उल्टा ए। इसका क्या मतलब होता उसका है? मतलब फॉर हाँ फॉर एवरी। हाँ, इसका मतलब होता है फॉर एवरी और फॉर ऑल। और अगर हमने इस उल्टा ई को लिख के कैंसिल कर दिया, इसका क्या मतलब हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। नॉट एग्जिस्ट इसमें आया ना, ई वाले को लिख के हमने उल्टा ई को लिख के कैंसिल किया ना। बिलोंग्स का नोटेशन तो ये वाला होता है ना, यस एप्सिलॉन की मैम, यस तरह। मैम, यस मैम। यस मैम। जब इसको कट करेंगे तब नॉट बिलोंग टू होगा, राइट? यस मैम। ओके तो मैम उसमें अगर एक ठीक है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो दूसरी भी होगी, और अगर एक नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी ना? हाँ, इसके लिए थ्योरम 4 के लिए कि अगर वो यस मैम। बेसिस है तो हर मेंबर के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और अगर ये बेसिस नहीं है तो कोई ना कोई मेंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हर मेंबर के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन है इस बी के सेट में, तो बी हमारा और कुछ नहीं बेसिस है। फाइन। जी मैम। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है हमारी THEOREM कि let V over F be any vector space ठीक है, and this V is generated by a finite set S
S which is a subset of V and V is generated by a finite set S of V. Then some subset of S is a basis for V. Or in other words, we can say that then there exists B subset of S such that B is a basis. ये आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो कि अगर ये S एक फाइनाइट सेट मतलब कार्डिनलिटी ऑफ S इज फाइनाइट। कार्डिनलिटी के नोटेशन से आप लोग अवेयर हो ना? यस मैम। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ S। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if this V is generated by a finite set, then there exists a subset of B which will be the basis of B, in fact finite basis. क्योंकि S अगर हमारा फाइनाइट सेट है तो उसका सबसेट भी तो फाइनाइट ही होगा ना? यस मैम। Yes, ma'am. होगा। So we will not go to prove this theorem, but I will show you how we can prove that. हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो ये S हमारा V को जनरेट कर रहा है, फाइन, और कोई भी सिंगल नॉन जीरो वेक्टर रहता है वो हमारा Li होता है। यस मैम। Yes, ma'am. होता है। हम एक एलिमेंट लेंगे इस S से जिसे हम सिंगलटन U बनाएंगे, ये हमारा Li होगा, ठीक है। फिर इस U में लेट अस कॉल इट S1, या फिर नोटेशन कन्वीनियंस के लिए हम इसे V1 ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे नंबर्स लेटर्स कहाँ से लाएंगे, V1 लेते हैं। Where V1 belongs to S, तो ये सिंगल है, नॉन जीरो है, एंड V1 is not equal to 0, तो ये Li होगा, फाइन। अब हम दूसरा वेक्टर V2 बिलोंग टू S लेंगे, जो कि फिर से नॉन जीरो लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जीरो जिस भी सेट में आ जाता है वो उसे LD बना देता है। So now we will take a second member V2 in S such that V1 is not equal to V2 and this V2 is already non-zero, and we will create our second set S2 and we will check whether V1 V2 are Li. अगर ये Li है then fine, अगर ये Li नहीं है तो हम इस V2 को इस सेट में से निकालेंगे, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये Li है। जब हम ऐसे एलिमेंट्स बढ़ाते जाएंगे तो हमें कहीं जाके तो एक ऐसा सबसेट इसका मिलेगा ना जो Li होगा और इन सबको जनरेट कर रहा होगा, वो S को भी जनरेट कर रहा होगा।
दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इस S1 H2 को एक एक एलिमेंट आगे बढ़ा के ले जाएंगे और वहां पे रुकेंगे जहां पे इस S के सारे एलिमेंट्स हम लोगों के आ जाएं, सारे एलिमेंट्स नहीं आए, वो एलिमेंट्स आए जो Li हैं। मिलेगा? यस मैम मिलेगा। For example, if I am giving R3 over R, ठीक है, R3 over R एक वेक्टर स्पेस लिया यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। पिछले लेक्चर्स में हमने एक एग्जांपल दिया था जिसमें Li LD वेक्टर्स चेक करने थे। सी V1 V2 V3 V4 ये सेट सबसे पहले चेक करिएगा कि क्या ये जनरेटिंग सेट है हमारा R3 के लिए, R3 over R के लिए होगा। जनरेटिंग सेट कैसे चेक करते हैं? स्पैन कोई चेक करके मैम। हाँ, स्पैन करके देखते हैं कि अगर हमारे R3 का हर मेंबर इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारा जनरेटिंग सेट है। लेट A1 A2 A3 या फिर XYZ ले लें, इजी रहेगा। क्या लें बताइए कोफिशिएंट्स कुछ R3 का मेंबर। मैम जो आप चाहें A1 ही ले लीजिए सीरीज में। ठीक है, A1 ही ले लेते हैं। कोफिशिएंट फिर क्या लेंगे? स्केलर भी लेना होगा ना उससे करेस्पॉन्डिंग। XYZ ले लेते हैं। Be any member of R3, arbitrary. Then what we will do, we will try to represent this XYZ as a linear combination of this V1, V2, V3, V4. XYZ is equal to A1 V1 plus A2 V2 plus A3 V3 plus A4 V4। वैल्यूज रख के जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? A1 1 1 3 plus A2 1 3 1 plus A3 3 1 1 plus A4 यहाँ पे 3 3 3 था कि 1 था? 3 सॉरी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट हम लिखें? यस मैम। मैम यहाँ पे आपने XYZ लिखा है, फिर मैम A1 नहीं हो तो मल्टीप्लाई किया, ये नहीं समझ पाए। या XYZ से ये आप करते हैं? हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि ये XYZ जो आर्बिट्रेरी मेंबर है हमारा R3 का, वो इस V1 V2 V3 V4 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है कि नहीं, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हाँ मैंने आप ये मतलब करेंगे कि X इक्वल टू A1 B1। एक मिनट हम बता रहे हैं। S V1 V2 V3 का हमारा कलेक्शन है।
यस मैम हमने है। डिफाइन किया ये है नहीं, हमने एस ऐसे डिफाइन किया जहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये हैं। फाइन। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू V है, जहाँ पे V हमारा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए R3 है। तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि ये S इस R3 के लिए जनरेटिंग सेट है या नहीं। है ना? जैसे इस वाले थ्योरम में हम लोगों ने किया, क्या किया था यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन, अगर हम हर V के एलिमेंट्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पाए तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि वो इसके लिए जनरेटिंग सेट है। तो इसीलिए हमने V एक आर्बिट्रेरी मेंबर V का लिया, जो कि V हमारा यहाँ R3 था, इसलिए हमने XYZ टपल लिया R3 में। और हम ये प्रूव करना चाहते हैं अभी कि ये इसके लिए जनरेटिंग सेट है या नहीं। ये कैसे प्रूफ करेंगे उसका प्रोसेस हम आप लोगों को बता रहे हैं। कैसे प्रूफ नहीं करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि वो जनरेटिंग सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके ओके मैम। सो दिस विल बी A1 plus A2 plus 3A3 plus A4, 3A4। सेकेंड क्या होगा? A1 plus 3A2 plus A3 plus 3A4। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? 3A1 plus A2 plus A3 plus 3A4। फाइन। ये इसका जनरेटिंग सेट कब होगा? जब हम यहाँ भी 3 टपल है, यहाँ भी 3 टपल है और दोनों इक्वल हैं। टपल्स इक्वल कब होते हैं? जब वो एलिमेंट वाइज होते हैं, राइट? सो दिस विल गिव अस व्हाट? A1 plus A2 plus 3A3 plus 3A4 is equal to X. A1 plus 3A2 plus A3 plus 3A4 is equal to Y, और 3A1 plus A2 plus A3 plus 3A4 is equal to Z। 3 इक्वेशन मिले हमें। अगर ये 3 टपल था इसलिए, अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंट होने का मतलब A1 A2 A3 A4 के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल हो जाए for arbitrary XYZ, then we will call that this set S generates V, क्योंकि आर्बिट्रेरी मेंबर को हमने लिया था ना XYZ। यस। सो आप लोग इसके साथ ट्राई करिएगा। पहले चेक करिएगा कि क्या ये 3 वेरिएबल्स इन 4 इक्वेशंस में सॉल्वेबल हैं। अगर हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? S हमारा एक जनरेटिंग सेट हो जाएगा। मैम सॉल्वेबल मतलब इनके A1 की और मतलब A1 A2 A4 की तब वैल्यू पता करना है। हाँ, अगर वैल्यूज मिल जाती हैं, कुछ कंट्राडिक्शन नहीं मिलता है। सॉल्वेबल होने का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम लिखें 2x plus 4y is equal to 5, तो अगर हम कह रहे हैं ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, मतलब क्या होता है कि हमें x y की कुछ ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, है ना? उसी तरह से यहाँ पे हमारा अननोन A1 A2 A3 और A4 है। तो अगर ये A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज इस XYZ में मिल जाएं तो हम कहेंगे कि ये गिवन सिस्टम हमारा सॉल्वेबल है। और अगर सॉल्वेबल हो गया तो हम कहेंगे जनरेटिंग सेट है। जनरेटिंग क्यों है? क्योंकि XYZ हमारा आर्बिट्रेरी था।
यस है ना? मैम। तो चेक करिएगा कि ये एस जनरेटिंग सेट है या नहीं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया, चेक करिएगा ये सॉल्वेबल है कि नहीं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ मेथड्स तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना? यस मैम, पढ़े हैं। उससे ट्राई करिएगा। हम लोगों के सिलेबस में जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर इस S को रिड्यूस करिएगा बेसिस फॉर्म में, कि ये R3 का बेसिस बन जाए। कैसे करेंगे? जैसे हमने ये वाला प्रोसेस बताया कि पहले S1 एक सेट लीजिएगा, इस S के एक एलिमेंट V1 से, उसे चेक करिएगा कि क्या वो Li है। फिर अगर वो, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स है तीनों, तो सिंगलटन सेट तो Li होगा। फिर उसमें V2 को इंक्लूड करिएगा। V2 को चेक करिएगा कि क्या V1 V2 भी Li है। अगर ये भी Li हो गए तो फिर V3 को इंक्लूड करिएगा। उसे चेक करिएगा कि क्या वो भी Li है, और फिर फोर्थ वाले को इंक्लूड करिएगा। फोर्थ वाले के साथ चेक करिएगा कि क्या ये Li है कि LD है। अगर फोर्थ वाले के साथ ये LD हो जाए तो बस इसी फोर्थ वाले को हम निकाल देंगे, तो हमारा V1 V2 V3 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा बेसिस बन जाएगा। हम ये भी बता दे रहे हैं कि S3 इज इक्वल टू R B, बेसिस जो आएगा हमारा वो V1 V2 V3 आएगा। पर ये कैसे आएगा ये आप लोग चेक करेंगे, प्रोसेस हमने बता दिया। करके आएंगे। यस मैम। मैम एक बार प्रोसेस रिकैप कर दीजिए थोड़ा सा बस। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये जनरेटिंग सेट है कि नहीं। ठीक है, जनरेटिंग सेट कैसे मिल जाएगा कि बस हम यही देख लेंगे कि ये A1 A2 A3 की कोई एब्सर्ड वैल्यू ना मिले। यहाँ पे रियल नंबर है, तो अगर ये XYZ सब रियल है, जैसे कहीं समथिंग XY0 या X प्लस Y0 ऐसे टाइप का कुछ ना आए। A1 A2 A3 A4 अगर हमारे XYZ के टर्म्स में लिख जाएं, क्लियर टर्म्स में। ठीक है, अगर ये तीनों ये मिल जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे कि S जनरेटिंग सेट हो गया। अब हमें बेसिस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेंगे S1। S1 क्या होगा हमारा V1। इसे चेक करेंगे कि Li है। अगर ये Li आ गया तो फिर हम लोग H2 क्रिएट करेंगे V1 V2 से। फाइन, इसे चेक करेंगे कि क्या ये Li है। अगर ये Li हो गया तो ठीक है, हम लोग इधर जाएंगे S3 चेक करेंगे कि V1 V2 V3 Li है। अगर इसका आंसर यस आता है तब, अगर नो आता है इसका आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन लेंगे, H2 डिफाइन करेंगे, H2 बार V1 V3, इस ये Li है कि नहीं चेक करेंगे। ओके, जी मैम। अगर ये Li आ गया देन हम लोग V4 को इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं आया तो फिर इस V3 को हटाएंगे, V1 V4 को चेक करेंगे। मतलब ओवरऑल हमें इस सेट S में से उस मेंबर को हटाना है जो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कि S अगर Li है तो S यूनियन V LD होता है, इफ एंड ओनली V स्पैन S। तो इस स्पैनिंग सेट में से या इस जनरेटिंग सेट में से हमें उसी मेंबर को हटाना है जो कि बाकी मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, जी मैम। so we will stop here for the now.
Any other query? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Good ma'am. night, ma'am.